नमस्कार। हिस्ट्री एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से एक बार स्वागत है। आज जो ये वीडियो है ये वैसे तो SCERT या बिहार बोर्ड क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है जीव विज्ञान का कोशिका, उसके विषय में आज हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और एक और जानकारी देना चाहेंगे कि ये न सिर्फ क्लास 9 के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, जबकि ये CBSE हो, किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, वो इससे सेल की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो अध्यापक नियुक्ति का फेज़ 2 हो या फिर अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि टॉपिक है कोशिका या सेल। कोशिका को ही अंग्रेजी में कहते हैं हम सेल। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन अक्सर पूछा जाता है, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, तो उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो का मतलब ये हो गया सेल और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन। अब इसकी खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक नाम के एक जीव वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले जो एक कॉर्क की मृत कोशिकाएं थी, उसको एक जो कॉम होता है इसका मधुमक्खी का, उस तरह के कॉम में पहली बार देखा था सेल को, और उसी से वो सेल जो है नाम दिया इन्होंने, और वो इस तरीके से स्ट्रक्चर में था। लेकिन ये मृत कोशिका था। कॉर्क के मृत कोशिका में वो मृत कोशिका को देखा था। अब जीवित कोशिका में सबसे पहले किसने देखा? तो वो ल्यूएनहॉक थे, जिसने 1674 ईस्वी में पहली बार जीवित कोशिका को देखा था। और वो देखा था दांत के जो छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उस टुकड़े में से उन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप की मदद से जीवित कोशिका को देखा था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो फिर 1824 ईस्वी में इसके ऊपर काम होने लगा, और तब स्लाइडन और स्वान नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहली बार कोशिका का सिद्धांत दिया। अब आते हैं कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन की तरफ। सबसे छोटी कोशिका, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होता है माइकोप्लाज्मा का। और अगर बात की जाए सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग के अंडे में जो सेल पाया जाता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। वैसे ही मानव की अगर सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए, तो मेल के अंदर जो स्पर्म पाया जाता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है, जिसको शुक्राणु भी कहते हैं। वहीं मानव की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो फीमेल का ओवम या अंडाणु होता है। मानव की जो सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। ये सबसे लंबी होती है। जनरली कंफ्यूजन होता है कि सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका में, तो बड़े का मतलब होगा चारों तरफ से जो बड़ा होगा तो वो हो जाएगा फीमेल का ओवम, और लंबा तंत्रिका कोशिका लंबी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन की, और इसमें कहीं भी बीच से कोई गैप नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि सेल कितने तरीके का होता है। अभी तक तो हमने देखा कि सेल किसे कहते हैं, और सेल जो है उसमें उसका जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में। अब कोशिका दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा को कहते हैं यूकैरियोटिक। दोनों में फर्क क्या है? प्रो का मतलब होता है पूर्व, यानी जो आरंभिक कोशिका था, जब जीव का विकास का क्रम था, उस समय जब बैक्टीरिया वायरस पनप रहे थे, माइकोप्लाज्मा पनप रहे थे, उस समय प्रोकैरियोटिक सेल ही पाया जाता था, इसलिए इसे आरंभिक कोशिका कहते हैं। और केंद्रीय पदार्थ कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस का अभाव होता है। न्यूक्लियस कोई बाइंडेड नहीं रहता है किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और जैसे कि इस आप फोटो में देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया का फोटो है, और इसमें तो जो इसका जो केंद्रीय पदार्थ है ज़्यादा कुछ पाया नहीं जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपिस, क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम या इस तरह का कुछ भी इसके अंदर पाया नहीं जाता है। जो इसमें जीव द्रव्य पाए जाते हैं उसके अंदर सारे जो उसके जो विभाजन के लिए जो केंद्रीय पदार्थों की आवश्यकता है, ये सब बिखरे हुए अवस्था में रहता है। कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिलम होता है, यानी कि पीछे उसका एक इस तरह का स्ट्रक्चर निकला होता है, जिसको फ्लैजिलम कहते हैं, और ये प्रोटीन का बना होता है। तो ये जनरली इसका जो मुख्य उदाहरण है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं, और दूसरा है बैक्टीरिया, उसमें इस तरह का ही जो है प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है। अब आते हैं हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल का मतलब कि वैसे सेल जो जिस जंतुओं में पाया जाता है या पादपों में पाया जाता है, यानी कि जो बड़े जीव हैं उनमें पाया जाएगा, और बड़े जीव या सजीव में जंतु भी आता है और पादप भी आता है। अब इनमें कोशिका झिल्ली अवश्य पाया जाता है। अगर जंतु है तो कोशिका झिल्ली, और पादप है तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। केंद्रक अवश्य मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड, प्रोटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें, और प्रोटोप्लाज्म तो खैर सबसे आवश्यक चीज़ है, इसी के अंदर सब कुछ रहेगा। तो
ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। अब देखिए यहाँ दो अलग अलग कोशिकाओं को मैंने बनाया है। एक है पादप कोशिका, जो पेड़ पौधे या हरे पौधों में इस तरह का सेल पाया जाता है, और दूसरा है जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल, जो जनरली राउंड या फिर जो उसका इस तरह का आकार नहीं होता है, जनरली गोल होगा या फिर थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा। अब दोनों में क्या समानता है और क्या फर्क है, इसे जानेंगे। अब जो पहले पादप कोशिका को देखते हैं, पादप कोशिका का के चारों ओर एक मोटा आवरण होता है जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहलाता है। हम लोग देखते होंगे कि पेड़ पौधे का छाल थोड़ा मोटा होता है, तो वो क्यों होता है? कोशिका भित्ति इसमें पाया जाता है, जिसके कारण ये मोटा हो जाता है। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, बल्कि कोशिका झिल्ली पाया जाता है, जो पारगम्य होता है। अब दूसरा जो समानता है, रिक्ति इसमें भी पाया जाता है, रिक्तिका इसमें भी पाया जाता है, इसको इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। अब दोनों में रिक्तिका में फर्क क्या है? जो पादप कोशिका का रिक्तिका या वैक्यूल है, वो जंतु कोशिका के वैक्यूल से या रिक्तिका से आकार में काफी बड़ा होता है, और जबकि जंतु कोशिका का काफी छोटा होता है। बाकी कौन सा चीज में समानता है इसमें? तो इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक, और जंतु कोशिका में भी केंद्रक पाया जाता है। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और जंतु कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही पावर हाउस कहलाता है, इसी से पूरे सेल को सेल के द्वारा जो ऑक्सीजन ग्रहण करके और उसको जो दिया जाता है, एनर्जी में बदला जाता है, और यही ऊर्जा जो जीव जंतु के विकास के लिए आवश्यक है, पेड़ पौधे के विकास के लिए आवश्यक है। उसके बाद कोशिका द्रव्य दोनों में ही पाया जाता है। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब हुआ जिसके ऊपर किसी तरह का कोई पार्टिकल नहीं पाया जा रहा है, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जबकि जिसके ऊपर राइबोसोम का दाना पाया जाता है, जिसके कारण वो रूखा हो जाता है, इसलिए उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दोनों का काम है प्रोटीन का निर्माण और उसका संश्लेषण करना। राइबोसोम का भी वही काम है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसके अलावा जो ये तो हो गया सारा जो दोनों में ही कॉमन है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एनिमल सेल में है तो फिर वो पादप कोशिका में नहीं है, और कुछ अंग ऐसे हैं जो पादप कोशिका जंतु कोशिका में है और पादप कोशिका में नहीं। जैसे क्लोरोप्लास्ट, जो एक रंग प्रदान करता है पौधों को, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसको कहते हैं हरित लवक। और ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, और इसी हरित लवक के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पेड़ पौधा अपना भोजन बना पाता है, वृद्धि और विकास कर पाता है। इसके अलावा प्लास्टिड पाया जाता है, और इसके अंदर का जो पार्ट है मुख्य तौर से इतना ही होता है। अब अगर हम जंतु कोशिका में देखें तो प्लांट सेल के बनस्पत इसमें अंगों की संख्या अधिक होती है। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसे आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं कि यदि अगर कहीं पे सेल खराब हो रहा हो या कोई चोट लगने के बाद वो उस जगह का सेल अगर भर गया हो, तो लाइसोसोम क्या करता है, खुद जो है वो फट जाता है और उसके अंदर का जो जेल है वो आसपास का जो मरा हुआ सेल है उसको समाप्त कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। वो खुद को ही खत्म करके सेल की सुरक्षा करता है। अगला है सेंट्रोसोम। इसके अलावा जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके अंदर केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका पाया जाता है। साथ में इसमें गुणसूत्र, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं, वो पाया जाता है। और क्रोमोसोम बेहद इंपॉर्टेंट है किसी भी जीव जंतु के लिए, सजीव के लिए, क्योंकि यही गुणसूत्र क्या करता है, जब माइटोसिस की और म्योसिस की क्रिया होगी तो ये म्योसिस की क्रिया में अर्धसूत्रीय विभाजन में ये बढ़ जाता है, और हाफ माता की तरफ से और आधा पिता की तरफ से आता है गुणसूत्र, और वो मिला के जो नए जीव हैं वो उसके अंदर गुणसूत्र के अंदर जीन नाम का एक वाहक होता है, जो माता पिता के या वंशानुगत जो गुण है उसको साथ में लेके आता है। इसलिए होता क्या है, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो माता या पिता की तरह दिखता है, या कई बार अपने जो है दादा दादी नाना नानी की तरह दिखता है। तो ये होता है। इसके अंदर भी एक सैप पाया जाता है जिसको न्यूक्लियर सैप कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया जंतु कोशिका का, और ये हो गया पादप कोशिका का। अब इसके बाद हम देखेंगे एक एक करके कि किसका कौन सा काम होता है हमारे पौधे। अब आइए अब देखते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं को। शरीर के जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई को कोशिका या सेल कहते हैं।
सेल एक ईंट की तरह होता है। जैसे किसी भी मकान को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, ईंट के दर ईंट जोड़कर एक बड़ा मकान बनाया जा सकता है, वैसे ही विभिन्न कोशिकाओं के का जो समूह है वो ऊतक का निर्माण करता है, ऊतक से अंगकों का निर्माण होता है, अंगकों से अंग का निर्माण होता है और अंग से किसी शरीर का निर्माण होता है। सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क जो ढक्कन एक तरह का पहले का होता था जो शीशे के बोतल में लगाया जाता था, उसकी पतली परत में सेल को देखा। क्योंकि ये एक माइक्रोस्कोप बना चुके थे और उस माइक्रोस्कोपिक व्यू के माध्यम से जब देखा, लेकिन ये कॉर्क की पतली परत में जो सेल को देखा था इन्होंने, वो एक मृत सेल था। बाद में ल्यूएनहॉफ नाम के जो एक डच वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका को देखा और देखा कि उसके अंदर बहुत कुछ है जो सजीव में जो होना चाहिए उस तरह का है। और रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि उस जीवित कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, केंद्र में कुछ है और जिसे उन्होंने केंद्र के न्यूक्लियस नाम दिया। फिर पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर जो द्रव के अंदर सारे जो उसके ऑर्गेनल्स थे, उन्होंने पाया कि कोई एक तरल है, अर्ध तरल पदार्थ जो सजीव है और इसी को उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, जिसको हम हिंदी में जीव द्रव के नाम से भी जानते हैं। वहीं 1838-39 में स्लाइडन और स्वान नाम के एक वनस्पति शास्त्री थे और दूसरे जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। 1855 में बिर्चो ने यह बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है, यानी कि सेल डिवीजन जो होता है उसके बारे में सबसे पहले बिर्चो नाम के एक वैज्ञानिक ने बताया। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को जो भी यहाँ पे बताया गया है वो समझ में आया हो, और जो चीज़ अगर किसी तरह का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं। और ये पहला पार्ट है, अगले जो कोशिका का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम जितना भी उसका पार्ट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, उन सब का कोशिका में क्या काम होता है, इन सब के बारे में डिटेल से देखेंगे सेल के कार्य को। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो आज का ये सेशन ये समाप्त करते हैं। नमस्कार।